गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अपवर्तन। कल मैं जो बताया था वो लगभग समझ में आ गया होगा, है ना। वैसे भी 10वीं क्लास में भी आप लोग जो है पढ़ चुके थे परावर्तन के बारे में, ठीक है। परावर्तन अपवर्तन ये मान के चलिए आप लोगों का एक रिवीजन ही है। तो आज हम लोग देखेंगे अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, तो अपवर्तन जो है क्या होता है, ठीक है। तो अपवर्तन की परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, याद रखिएगा। या ऐसा भी बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन में हम क्या देखे थे? परावर्तन में जो ऐसा था कि प्रकाश किरण जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। जिस माध्यम में प्रवेश करता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, वह जो है दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करता है, ठीक है। ये आपका हो गया वायु, और मान लो ये है कांच, ठीक। ये हो गया वायु और ये है मान लो कांच, ये ले लीजिए, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, ये उसी माध्यम में वायु माध्यम में ही वापस लौट गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वायु के बाद ये कहां, कांच के अंदर जो है प्रवेश, है ना। ये तो खैर पारदर्शी है, यहाँ पे ये लेप लगा हुआ है, मतलब ये अपारदर्शी है ना, अपारदर्शी रिफ्लेक्शन। तो याद रखिएगा। तो अपवर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब मार्ग से विचलित का मतलब क्या समझ रहे हो? विचलित का मतलब है कि ये इस रास्ते से आ रहे हैं प्रकाश किरण, अब ये इसको इधर जाना चाहिए था, इस रास्ते में जाना चाहिए था, लेकिन ये इस रास्ते में न जाकर आपका इस रास्ते में आ गया, वह अपने मार्ग से थोड़ा सा झुक गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अपने मार्ग से क्या हो गया, वो विचलित हो गया, ठीक। ये अब इसमें हम देखते हैं, इसमें एक शब्द आया है समांगी। समांगी जो है माध्यम, समांगी माध्यम जो है इसे कहते हैं, ठीक है। समांगी मतलब कि एक समान, है ना। मतलब कि जिस माध्यम में प्रकाशिक गुण जो है एक समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर एक समान हो, उसको हम समांगी माध्यम कहते हैं। क्लियर है? समांगी माध्यम का मतलब जैसे कि ये वायु है, ये वायु एक माध्यम हो गया, ये वाला पूरा जो भाग जो है वायु है। तो इस वायु के जो है प्रत्येक जो है बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर जो है इसका प्रकाशिक गुण का जो है मान एक समान होगा। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी जगह जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है उसका मान जो है एक समान होगा, ठीक है। ऐसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। क्लियर? तो ये तो वायु के लिए प्रत्येक बिंदु पर, है ना। इसी प्रकार कांच, ये कांच है तो कांच के जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है प्रकाशिक गुण का जो है मान जो है एक समान होगा। तो ये दूसरा जो है समांगी माध्यम हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे जो है समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? प्रकाश का अपवर्तन। और समांगी माध्यम किसको कहते हैं? समांगी माध्यम होमोजेनियस जो है मीडियम, ठीक है। होमोजेनियस मीडियम याद रखिएगा, होमोजेनियस जो है मीडियम, ये शब्द को याद रखना है। समांगी माध्यम क्या है ना, अगर कोई समांगी
माध्यम पूछा बोल रहे हैं तो आपको आपके दिमाग में आपके दिमाग में आना चाहिए कि वह ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो है प्रकाशित गुण का मान क्या होगा, समान होगा, है ना। कहीं पे अधिक, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, इस तरीके से नहीं होगा। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अपवर्तन समझ में आ गया, है ना। अपवर्तन की परिभाषा है ना कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्लियर है? अब हम देखें, मान लेते हैं ये कांच है, कांच, और ये आपका हो गया वायु, और इधर भी आपका हो गया वायु। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं ये आपका हो गया आपतित जो है किरण, आपतित किरण हो गया ए। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं मान लो P, ये हो गया P, क्या है आपका जो है आपतन बिंदु हो गया। ठीक, अब यहां पर जो है एक लंब डाल देते हैं। ठीक, लंब डाल दिए M जो है लंब डाल दिए। अब इसके बाद जो है ये प्रकाश किरण जो है इधर चली गई। क्लियर? अब यहां पर भी हम एक लंब डाल देते हैं, यहां पर M डैश और N डैश। क्लियर है? और ये जो प्रकाश किरण यहां से जो है बाहर निकल गई, ये इस प्रकार। अब हम देखें तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जब प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब ये कांच से जो है फिर वायु में प्रवेश करती है तो ये जो है आपका अभिलंब से जो है दूर चली जाती है। तो ऐसा जो है क्यों होता है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले जो है आपका, एक तो ये भी आपको पता होना चाहिए विरल माध्यम और जो है सघन जो है माध्यम जो है क्या होता है ना। मतलब जब कोई प्रकाश किरण विरल से जब सघन में जाती है तो प्रकाश है ना किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, वो प्रकाश किरण जो है अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम जो है देखेंगे इसके बाद। अभी फिलहाल हम इसके बारे में जो है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हम देखें तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, है ना। कल बताया था मैं, आपतन कोण होता है। क्लियर है? अब उसके बाद हम देखें, और ये हो गया आपका जो है अपवर्तित किरण हो गया है। वहां पे परावर्तन में परावर्तित किरण बोल रहे थे क्योंकि वो परावर्तित हो रहा था, यहाँ पर अपवर्तित हो रहा है इसलिए इसको हम अपवर्तित किरण बोलेंगे। और ये अभिलंब, इसके बीच जो बनने वाला जो कोण होगा ये होगा आपका जो है अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण होगा? अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा। क्लियर है? तो आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, अपवर्तन कोण को जो है R से दर्शाते हैं। क्लियर? अब जब ये प्रकाश किरण जो है इधर कांच से जो है वायु में वापस जो है प्रवेश की, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो कोण हो रहा है ये अभिलंब, और ये इस किरण को हम बोलेंगे निर्गत किरण। निर्गत मतलब बाहर निकल रही है, तो निर्गत जो है किरण बोलेंगे। अब इस निर्गत किरण और इस अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, इसको हम निर्गत जो है कोण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? निर्गत कोण कहेंगे।
क्लियर है? ये हो गया आपका जो है आपतन कोण आई, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण जो है आर, और यहाँ पर जो बनने वाला जो कोण होगा उसको हम क्या बोलेंगे? निर्गत जो है कोण बोलेंगे। ठीक है, निर्गत कोण। इसको जो है मान लेते हैं हम ई, स्मॉल जो है ई से जो है दर्शाते हैं। ये हो गया आपका जो है निर्गत कोण। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये इस पर जो ये जो है ये वाला जो तल है ये पृथककारी जो है तल कहलाता है। दो माध्यमों के बीच का जो तल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? पृथककारी जो है तल कहते हैं। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को इसके बारे में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आपका आपतन कोण जो है, आपतन कोण जो है ए पी एम बराबर आई, ए पी एम बराबर आई। अपवर्तन कोण एन पी एम डैश, एन पी एम डैश बराबर आर। क्लियर है? इसके बाद निर्गत कोण आपका एन डैश, आप एन डैश क्यू ले लो, है ना, ए पी क्यू आर में, तो एन डैश क्यू आर, एन डैश क्यू आर बराबर ये हो गया ई। ये इतना आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, आपतन कोण हो गया आपका ये वाला ए पी एम, अपवर्तन कोण हो गया आपका एन पी एम डैश आर, निर्गत कोण हो गया कोण एन पी एन क्यू आर। ये हो गया निर्गत जो है कोण। ठीक है, तो इसको जो याद रखना है, निर्गत किरण बाहर हो रही है ना, ये निर्गत किरण है, और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? निर्गत जो है कोण कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है? विरल और जो है सघन, विरल माध्यम और जो है सघन माध्यम क्या होता है? ठीक है, तो एक दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता देता हूं, है ना। जैसे वायु के कण थोड़े जो है दूर दूर होते हैं, है ना, ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जल के कण थोड़े पास पास होते हैं, इस प्रकार से जल के जो है कण। अब इसके बाद ठोस के जो कण होंगे वो आपका जो है एक दूसरे से जो है लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका, ये एक दूसरे से जो है लगे होते हैं। ये तो इसमें क्या पता चल रहा है? इसमें जो कण जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, या दोनों के बीच जो आकर्षण जो बल होता है वो बहुत अधिक होता है इसके बीच, है ना। आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल अधिक होता है। इसमें जो है आकर्षण बल जो है कम होता है, और इसमें सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक, तो जिन अणुओं के मध्य जो है आकर्षण बल अधिक होंगे वो क्या कहलाएंगे? सघन माध्यम कहलाएंगे, सघन मीडियम। ठीक है, ये आपका जो है सघन दिख रहा है। फिर जल के अणु इसकी तुलना में कम आकर्षण से है, तो ये जो है इसकी तुलना में ये विरल होगा, और सबसे विरल जो है ये होगा, वायु जो है सबसे जो है विरल होगा। ठीक, तो आपको जो है अंदाजा लगाना है ना, सघन या विरल में। तो आपको देखना है उसके अणु जो है ना, पास पास है कि दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो वो आपका विरल माध्यम हो जाएगा, और सघन माध्यम मतलब पास पास। तो ठोस के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, तो सघन माध्यम जो कहलाएंगे। ठीक है, और जल के अणु उससे जो थोड़े से क्या है दूर दूर होते हैं, तो वो आपका जो है विरल माध्यम कहलाएगा, इसकी तुलना में विरल।
लेकिन ये वायु सबसे विरल माध्यम वायु है, तो वायु की तुलना में जल क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ठीक, तो ये है, तो ये विरल और सघन ये एक्चुअल में क्या है, एक दूसरे के जो है सापेक्ष जो है होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो विरल माध्यम किसको कहते हैं, मतलब जिस माध्यम में जो है प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से जो है कम होता है, उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाशिक घनत्व, जिस माध्यम में प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है, तुलनात्मक रूप से कम होता है, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से जो कम होता है, मतलब कि उसको हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। जैसे कि आपका जल की तुलना में जो है वायु विरल माध्यम हुआ। इसी प्रकार जो है कांच की तुलना में वायु जो है विरल माध्यम जो हुआ। ठीक, अब हम इसको देखें तो कांच की तुलना में जल भी जो है विरल माध्यम होगा, कांच की तुलना में जल। इसी प्रकार जो देखें, मान लो हीरा की तुलना में जल जो है विरल माध्यम होगा। ठीक, अब हम अगर इसमें देखें तो हीरा की तुलना में कांच जो है ये विरल माध्यम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये विरल माध्यम है ना, और सघन माध्यम, मतलब ये आपका जो है एक दूसरे के जो है सापेक्ष जो है इसको मानना है ना। एक सामान्य कॉन्सेप्ट के लिए बता दिए, जिसके अणु जो है दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम है, जिसके अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम। तो अब इसमें जल और वायु में अगर तुलना की जाए तो वायु के अणु दूर दूर होते हैं तो विरल माध्यम हो जाएगा। कांच की तुलना में वायु है ना, कांच की तुलना में जल, तो जल के अणु जो है कांच की तुलना में दूर दूर होते हैं, इसलिए ये विरल माध्यम हो गया जल। अब हीरे की तुलना में जल, ये विरल माध्यम होगा। हीरे की तुलना में कांच, अब हीरे की तुलना में जो है कांच जो है के अणु जो है इसकी तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, और हीरे के जो है अणु जो है ज्यादा पास पास होते हैं, ज्यादा आकर्षण से बने होते हैं, इसलिए जो है कांच जो है इसकी तुलना में जो है विरल होगा। क्लियर है यहाँ तक, विरल माध्यम। अब इसी प्रकार सेम टू सेम जो है सघन माध्यम में भी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाशिक घनत्व तो तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। यहाँ पे कम लिखे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। तुलनात्मक रूप से अधिक होता है वह माध्यम क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। क्लियर है? अब सघन माध्यम कहलाता है तो ये जस्ट जो है उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हटा दो और इस वाले पॉइंट को हटा दो, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, वायु की तुलना में जल सघन माध्यम होगा, वायु की तुलना में कांच सघन माध्यम होगा, है ना। वायु की तुलना में जो है हीरा जो है सघन माध्यम होगा। क्लियर, ये हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा देखें तो जल की तुलना में कांच जो है सघन माध्यम होगा, इसको आगे बढ़ाएं तो यह हो जाएगा आपका कांच की तुलना में हीरा जो है सघन माध्यम होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, बताइए भाई। विरल माध्यम और सघन माध्यम, समाजी माध्यम किसको कहते हैं, ये सब जो है शब्द आपको जो है पकड़ना है ना। तो ये शब्द जो है आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, विरल और सघन तो समझ में आ गया, है ना।
अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट के लिए खाली बस इतना ही याद रखना है, जिसके अणु जो है दूर दूर होते हैं वो आपका विरल हो गया, और जिसके अणु पास पास होते हैं वो सघन हो गया। ठीक है, बाकी सघन और विरल आपके एक दूसरे के सापेक्ष जो है होंगे, है ना। आपको देखना पड़ेगा दो जोड़ी अगर जो दिया हुआ है वो, है ना, किसके अणु जो है पास पास है और किसके अणु दूर दूर, उसके हिसाब से सघन विरल हो जाए। अब हम देखते हैं जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल से जो है सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो क्या होता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, क्या ये हो गया हमारा जो है विरल माध्यम वायु मान लेते हैं। ठीक है, और ये सघन माध्यम मान लो जल। ठीक है, ये आपका जो है सघन है जल। प्रकाश किरण वायु विरल माध्यम से जो है आपतित हो रही है, और अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पे एक अभिलंब खींच दो, अपवर्तन के पश्चात ये जो है अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती है। ये अभिलंब है ना, और ये प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर जो है मुड़ गई या झुक गई, है ना। तो ये ऐसा जो है क्यों होता है, इसको देखते हैं। तो विरल से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है, याद रखना है पहला कंडीशन है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, झुक जाती है। अब ये कैसे झुकी, ये देखो, ये वाली जो प्रकाश किरण है इसको आना चाहिए था ऐसे, इस तरीके से ऐसे सीधा सीधा इसको जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा सीधा जो है नहीं गया, बल्कि इधर झुक गया, है ना। ये अभिलंब क्या है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो अभिलंब की ओर ये प्रकाश किरण ऐसे जो झुक गई, है ना, या मुड़ गई। ठीक, तो ये आपका जो है पहला कंडीशन है, याद रखिएगा। जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है आई, और यहाँ पे बनने वाला कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा आर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा आपतन कोण का मान जो है वह अपवर्तन कोण के मान से अधिक होगा। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होगा, आपतन कोण आई का जो मान है इज ग्रेटर देन क्या होगा, आपका अपवर्तन कोण जो है आर, या आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर होगा। यहाँ पे जो बनने वाला जो कोण है इसका मान अधिक होगा यहाँ पे बनने वाले कोण के मान की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि ये झुक गया है ना, अपने मार्ग से झुक गया है। अगर ये यहाँ ये सीधा सीधा ऐसे आता तो इसके बराबर होता, लेकिन ये क्या हो गया, झुक गया है। अब दूसरा जो है, इसमें जो विचलन जो हो रहा है, विचलन को डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन जो हो रहा है वो कितना विचलन हो रहा है या कितने ये विचलित हुआ, तो इसको जाना चाहिए था यहाँ इस रास्ते, लेकिन ये इधर हो गया, मतलब इतना क्या हो गया, ये विचलित हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका विचलन कोण कहलाएगा डेल। ठीक, अब अगर इसका हम मान निकालें, डेल का अगर मान हम निकालते हैं तो डेल का मान कितना होगा आपका, ये हो जाएगा डेल बराबर हो जाएगा आपतन कोण आई माइनस अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपतन कोण का मान अधिक है और अपवर्तन कोण, है ना, तो आई माइनस क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक, तो जब प्रकाश किरण जो है विरल से जो है सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है ना। अगर मान लेते हैं आपको जो है यहाँ पे ऐसा विरल दे दिया है और ऊपर में ऐसे सघन लिख दिया गया है, और प्रकाश किरण को इधर से अगर गुजार रहे हैं, है ना, इधर से अगर गुजार रहे हैं, ये हो गया हमारा लंब, है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से, पहला कंडीशन, विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ये अभिलंब की ओर ऐसे झुका देंगे।
क्लियर है? ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए बुक में जैसे दिया है विरल माध्यम को ऊपर की ओर और सघन माध्यम को नीचे की ओर, तो इधर से ऐसे प्रवेश कराए और इधर झुका दिए, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आपको जो है मीडियम अगर चेंज कर दिया है, विरल को नीचे दे दिया है और सघन को ऊपर दे दिया है और प्रकाश किरण जो इधर से आपतित करा रहे हैं, है ना, इधर से आपतित करा रहे हैं, तो इसको इधर से ऐसे झुकाना है ना। इसको इस आधार पे ऐसे नहीं बना देना है, इसको ऐसे अगर दूर ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये तो चेंज हो सकता है, सघन ऊपर भी आ सकता है, विरल नीचे भी आ सकता है, लेकिन जहां से भी हो बस एक चीज याद रखो, प्रकाश किरण विरल से जब सघन जाएगी तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इतना याद रखिएगा, है ना। चाहे विरल नीचे में हो और सघन ऊपर में है तो, या विरल को ऊपर में लिखे हैं और नीचे में जो है सघन लिखे हैं, तो ये इधर ऐसे होगा और इसको अगर ऐसे करें ये ऐसे जाएगा। क्लियर है यहां तक? दूसरा कंडीशन देखते हैं। ये तो हो गया पहला कंडीशन, है कि नहीं। अब दूसरा कंडीशन देखें तो जब प्रकाश किरण जो है, ये हो गया विरल और ये हो गया सघन, ये हो गया जल और ये हो गया आपका वायु। अब प्रकाश किरण हम देख रहे हैं, मान लेते हैं ये सघन माध्यम से कहा किधर जा रही है, विरल की ओर जा रही है। ये क्या था, विरल से सघन था। अब दूसरा कंडीशन क्या है, सघन से विरल, सघन से विरल। तो जब प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है, ये हो गया आपका अभिलंब। तो ये अभिलंब से जो है दूर हट जाती है, तो ये अभिलंब से जो है दूर हट गई। ठीक, अभिलंब से क्या होगी, दूर हट गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है ये आपतित किरण हो गया और ये आपका हो गया निर्गत किरण, जो भी है, या ये आपतित ये अपवर्तित जो है किरण हुआ। ठीक, और यहाँ पे बनने वाला कोण हो गया ये आपतन कोण आई, और यहाँ पे बनने वाला कोण हो गया ये अपवर्तन कोण जो है आर। क्लियर है ये? तो इसको जो है आपको जो है याद रखने। ये हो गया। अब इसको एक्चुअल में जाना किधर चाहिए था, इसको जाना चाहिए था आपका इस साइड जाना चाहिए था, इस साइड जो है जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर चले गया, इस तरफ चला गया। मतलब विचलन कितना हो गया आपका, विचलन हो गया इतना, इतना क्या हो गया, ये विचलित हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे, डेल। अब ये इसमें पहला कंडीशन ये है कि इस कंडीशन में क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान क्या है, अधिक होगा। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा, है ना। इसको आप लोग देख सकते हो, अपवर्तन कोण का मान जो है अधिक होगा, है ना। कैसे अधिक हो रहा है, ये हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गया। ठीक, आपतन कोण ये देखो छोटा सा दिख रहा है, और ये हो गया क्या है, अपवर्तन कोण, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आई होगा। मतलब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण की अपेक्षा अधिक होगा। क्लियर है? दूसरा कंडीशन देखिए, विचलन कोण, विचलन कोण जो है डेल बराबर, तो विचलन कोण यहाँ पर है ना। अब देखो विचलन कोण कैसे निकालोगे, ये आपका जो है आपतित किरण है, तो सीधा सीधा जाना चाहिए था, इसको सीधा सीधा जो है इस प्रकार से ऐसे जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये सीधा सीधा जो है नहीं गया, है ना, ये इधर से ऐसे मुड़ गया, तो यहाँ पे इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, इधर मुड़ा, मतलब ये क्या हो गया, आपका विचलन हो गया। तो ये हो गया विचलन कोण कितना हो गया, डेल। तो विचलन कोण डेल का जो मान निकालोगे, तो डेल का मान कैसे निकलेगा, ये हो गया बड़ी राशि आर, बड़ी राशि में छोटी राशि को घटाओगे तो डेल का मान निकल जाएगा, तो आर माइनस क्या हो जाएगा, आई। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका विचलन कोण, है ना। समझ में आ रहा है कि मतलब ये वाला आई जो है इसके बराबर होगा ना, इसके बराबर होगा आई, ये आई। ठीक है,
तो यहाँ पे भी आई होगा, और ये वाला जो टोटल कितना है आर है, तो टोटल आर माइनस इसको घटाएंगे आई को, तो ये वाला जो मान निकल जाएगा डेल। ठीक है, कितना विचलित हुआ, क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर है। अब इसको हम ऐसा भी बना सकते हो, इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये ऊपर जो है सघन माध्यम कर दें और नीचे जो है विरल माध्यम ऐसा लिख दें। तो ये हो गया प्रकाश किरण ये, और ये हो गया हमारा जो है लंब, और ये हो जाएगा आपका अभिलंब से दूर हट रही है, मतलब इस तरफ हमको खींचना पड़ेगा। ये अभिलंब है, अभिलंब से जो है दूर हट गई। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है आपतन कोण आई, और ये हो गया हमारा जो है अपवर्तन कोण जो है आर। क्लियर है। अब इसको जाना किधर चाहिए था, इधर चाहिए था, इधर चाहिए था। ठीक, तो इधर जाना चाहिए था, तो भाई ये वाला कोण आपतन है तो इसके बराबर जो है ये वाला कोण होगा, ये हो जाएगा आपतन, ये हो जाएगा इसके बराबर, है ना, सम्मुख कोण इससे। अब यहाँ पर देखें, ये हो गया इतना जो विचलित हुआ है, ये हो गया डेल। तो इस डेल का जो है मान निकालोगे तो बड़ी राशि यहाँ पर बड़ा कोण है आर माइनस छोटा कोण में आप घटाओगे तो डेल निकल आएगा। क्लियर है। ये हो गया दूसरा जो है कंडीशन। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को यहाँ तक। तो जब कोई प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर। तो ये दो चीज याद रखना है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो वह जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर है इतना। और याद रखना है, जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान जो है सदैव अपवर्तन कोण के मान से बराबर है कि से अधिक होता है। और विचलन कोण जब निकालोगे तो आपतन कोण आई माइनस जो है आर करना पड़ेगा, क्योंकि आपतन कोण का मान अधिक होता है। दूसरा कंडीशन, सघन से जब विरल माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके लिए कंडीशन है, जब दूर हटती है तो यहाँ पर अपवर्तन कोण आर का मान जो है अधिक होता है, जबकि इस आपतन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये इसके जस्ट जो उल्टा है ना। विचलन कोण जब निकालेंगे तो आपतन कोण अपवर्तन कोण आर का मान अधिक है, उसमें आपतन कोण के मान को जो है घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विचलन कोण हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये आगे चले, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अब हम जो है देखते हैं अब अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है इसको जो है देख लेते हैं। जैसे परावर्तन के नियम देखे थे दो, उसी प्रकार जो है अपवर्तन के भी नियम है, और इसके भी जो नियम है दो। अपवर्तन के नियम तो इसके दो हैं, है ना। तो ये मान लेते हैं आपका, ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, और ये आपका जो है अपवर्तित किरण हो गया। ठीक, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक, तो पहला जो नियम क्या कहला रहा है, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों ही जो है एक ही तल में जो है स्थित होते हैं। तो ये आपका जो है ये तल है ना, इसी तल पे क्या है, आपतित किरण भी है, अभिलंब भी है और अपवर्तित किरण भी है। तो पहला कंडीशन यही हो गया आपका, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण एक ही तल में जो है
एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा जो है इसका जो नियम है वो ये है कि पहले माध्यम की जो है ज्या और दूसरे माध्यम की ज्या के अनुपात का एक निश्चित जो अनुपात होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, है ना। तो इसमें हम बोले या फिर ऐसा बोल सकते हैं आपतन कोण की जो ज्या और अपवर्तन कोण की जो है ज्या मतलब जो है साइन आई, है ना। तो यहाँ पे जो आई बनेगा आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। तो ये है आपका दूसरा नियम क्या कहलाता है, आपतन कोण की जो है ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के बीच जो है एक निश्चित अनुपात होता है और उस अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये होता है अपवर्तनांक म्यू बराबर जो है साइन आई बटे होता है साइन आर। साइन आई मतलब कि ये आपतन कोण की ज्या है ना, इसको ज्या पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो है आपतन कोण की ज्या, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण की जो है ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के बीच जो एक निश्चित अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम जो है अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो इसको पहला माध्यम ले लो और इसको अगर दूसरा माध्यम ले लो तो इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं μ1 2, ठीक है। μ1 2 मतलब कि आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको कैसे पढ़ोगे आप, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। 1 μ2 इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर मान लो मैं इसको जो है वायु कर दूं, वायु मतलब एयर, है ना, एयर मतलब ए कर दें, और इसको मान लेते हैं हम जल कर दें, जल मतलब वाटर W। तो इसको मैं अगर ऐसा लिखूं A म्यू W, इसका मतलब होता है वायु के सापेक्ष जल का जो है अपवर्तनांक। पहले माध्यम में क्या है, वायु है, वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या है, जल का अपवर्तनांक, ठीक। ये अगर मैं इसको जो है ऐसे लिख दूं आपका जो है W म्यू G, तो ये हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का जो है अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये जो है बताता है। ये जो दूसरा जो नियम है इसको स्नेल का नियम कहते हैं। दूसरा जो नियम है इसको किसको कहते हैं, स्नेल का जो है नियम कहते हैं, याद रखिएगा। तो अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम यह है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जो है तल में जो है स्थित होते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा है आपतन कोण की जो है ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के बीच एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसको म्यू से दर्शाते हैं अपवर्तनांक को, ठीक। अब इस अपवर्तनांक में अगर हम लिख दें 1 μ2, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो है अपवर्तनांक, इसको हम पढ़ते हैं ए मतलब वायु है, तो वायु के सापेक्ष जो है जल का अपवर्तनांक, इसको हम पढ़ेंगे जल के सापेक्ष कांच का जो है अपवर्तनांक, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा जो है अपवर्तन के जो है नियम। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया।